स्टार्ट करते हैं। भरण पोषण का अर्थ होता है गुजारा पाने का अधिकार, अर्थात अन्न, वस्त्र, निवास एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए पैसे लेने का अधिकार। आमतौर पर भरण पोषण शब्द निम्न धाराओं में देखने के लिए मिलता है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, धारा 18 से 23 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, धारा 5 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि संशोधित है 2019 का, और धारा 37 विशेष विवाह अधिनियम 1956। वैसे तो ये सभी धारा 125 में कवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग परिस्थितियों और धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून चलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए धारा 5 में बताया गया है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम में। इसी प्रकार हिंदुओं के लिए यहाँ पे बताया गया है। और धारा 37 विशेष विवाह अधिनियम में क्या बताया गया है कि जब अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर लें तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, वह होगा विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इतने कानूनों की इतनी धाराओं में भरण पोषण शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। सामान्यतः जब शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच आपस में नहीं बनती और लड़ाई झगड़ों से बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, या फिर पति और उसके परिवार वालों द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करना, बुरा भला कहना, दहेज की मांग करना। ऐसी परिस्थितियों में पत्नी द्वारा अपने पति व पति के परिवार वालों, सास, ससुर, देवर, देवरानी, नंद, जेठ, जेठानी आदि, पत्नी क्या है सबको लपेटे में ले लेती है। तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। पत्नी के द्वारा 3 प्रकार के केस पति और पति के परिवार वालों के विरुद्ध किए जाते हैं। पहला हो गया FIR केस, धारा 498 भारतीय दंड संहिता का। जैसे ही पत्नी पर अत्याचार हुआ, पत्नी तुरंत थाने जाएगी और वहां जाके शिकायत कर देगी कि ससुराल वालों ने मुझे प्रताड़ित किया, मारपीट की, दहेज की मांग की। तो इसके ऊपर से पुलिस FIR दर्ज कर देगी 498A इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत। ये हो गया बाय वन। और गेट टू फ्री ये रहे धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। धारा 125 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति भरण पोषण अर्थात जीवन यापन करने के लिए पैसे लेने के अधिकारी होंगे। किससे? पति से या फिर बेटे से। जैसे वृद्ध माँ बाप हैं तो वो बेटे से पैसे की मांग कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। इसी प्रकार पत्नी भी अपने पति से मांग कर सकती है, या फिर नाबालिग बच्चे अपने पिता से मांग कर सकते हैं भरण पोषण की, या फिर ऐसी बेटी जिसकी शादी ना हुई हो। तो इतने लोग क्या है भरण पोषण की अर्थात जीवन यापन के लिए पैसे की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में यह बताया गया है कि किसी महिला जो कि शादीशुदा है और उसके ऊपर कोई क्रूरता या हिंसा होती है पति या उसके परिवार वालों द्वारा, तो उसके पास क्या रेमेडी है। इस प्रकार पति व उसके परिवार वालों के ऊपर 3 केस दर्ज होते हैं और ये तीनों केस अलग अलग दर्ज होकर एक साथ चलते हैं। अर्थात FIR केस जो धारा 498A के तहत होगा, ये केस क्या है RCT रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल में दर्ज होता है। और धारा 125 व धारा 12 के केस MJCR मिसलेनियस जुडिशियल केसेस क्रिमिनल में दर्ज होकर 3 अलग अलग केस चलते हैं। ये RCT और MJCR क्या है? ये केसों के मद होते हैं। जिस प्रकार का केस होता है उसी मद में उसे दर्ज कर दिया जाता है। जैसे आप कोई सिविल सूट लगाएंगे तो वो किस में दर्ज होगा? RCSA रेगुलर सिविल सूट में। कोई वसूली का केस है तो रेगुलर सिविल सूट क्लास B। तो जैसी केस की प्रकृति उसी मद में उसे दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार 3 अलग अलग केस चलते हैं पति के ऊपर। वह प्रक्रिया कि एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण कैसे प्राप्त कर सकती है। झगड़ा होने के बाद या दहेज की मांग या गाली गलौच या मारपीट होने की स्थिति में सबसे पहले पत्नी को तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जाकर पति व उसके परिवार के वे लोग जिन्होंने परेशान किया है उनके विरुद्ध शिकायत करनी होती है। पत्नी चाहे तो अपने मायके जाकर वहां के थाने में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस शिकायत पर से पुलिस FIR दर्ज करती है और पति और उसके परिवार वालों के ऊपर धारा 498 भारतीय दंड संहिता का क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पत्नी को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में भी शिकायत करनी होती है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पति और पत्नी को समझाइश दी जाती है कि एक दूसरे को समझें और अच्छे से साथ रहें। यह शिकायत आगे चल के दूसरे केसों में सहायता देती है कि पत्नी द्वारा रिश्ते को संभालने की कोशिश की गई थी। यह शिकायत चाहे तो पति भी कर सकता है, उसके भी काम पड़ेगी। ये दोनों कार्य करने के बाद पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन फैमिली कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC की कोर्ट में दायर करना होता है। कई जगह फैमिली कोर्ट होती हैं जो सिर्फ परिवार से संबंधित केस देखती हैं,
जैसे कि शादी के मैटर्स। लेकिन कई शहर क्या छोटे होते हैं, वहां पे फैमिली कोर्ट नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में पावर किसको दिए गए हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। तो यदि फैमिली कोर्ट नहीं है तो जेएमएफसी की कोर्ट में 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन करना होता है। धारा 125 भरण पोषण का केस दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: शादी का कार्ड, शादी के फोटोग्राफ्स जिसमें पति पत्नी साथ में हो, पति की आय, सैलरी स्लिप। यदि नहीं है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत निकलवा सकते हैं। जहां पति नौकरी करता है वहां आरटीआई लगा सकते हैं। यदि पति या पति के पिता अर्थात ससुर जी के नाम पर जमीन है तो जमीन का खसरा, किस्तबंदी की सर्टिफाइड कॉपी लोक सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय से निकलवा सकते हैं। पत्नी का पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, यदि बच्चे हैं तो उनका भी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पति की आय अर्थात उसकी सैलरी स्लिप, और दूसरा उसके नाम पे कोई जमीन है तो उस जमीन की खसरा किस्तबंदी की सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि इनके आधार पर ही भरण पोषण की राशि तय की जाएगी कि पत्नी कितने पैसे पति से पाने की हकदार है, क्योंकि जितनी पति की आय होगी उसके हिसाब से ही भरण पोषण की राशि तय की जाती है। सभी दस्तावेज मिल जाने के बाद धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का आवेदन तैयार कर कोर्ट में दायर करना होता है। तो ये रहा आवेदन। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पार्टीज के नाम चेंज कर दिए गए हैं। घटना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति इस एड्रेस पे नहीं रहता और ये नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। ये बस प्रैक्टिकली समझाने के लिए लिखा गया है कि आप ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो ये हो गई पत्नी जिसके साथ क्रूरता की गई है, दहेज की मांग की गई थी, मारपीट की गई थी, और ये हो गया उसका बच्चा। तो पत्नी हो गई आराध्या और बच्चे का नाम हो गया विवान। ये हो गए क्या आवेदक गण। अनावेदक किसे बनाएंगे? पति को। पति का नाम हो गया अनिमेश। अच्छा, कई स्थितियां क्या बनती हैं कि पति की मृत्यु हो जाती है कई बार, तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या है, अपने ससुर से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो फिर यहाँ पे पक्षकार बनाया जाएगा ससुर जी को। ससुर जी कौन हो गए? अनिमेश के पिता विजय। लेकिन हम यहाँ पे अभी पति को जिंदा रख रहे हैं क्योंकि हमको 3 केस यहाँ पे कवर करने हैं, 498 ए, धारा 12 और सीआरपीसी 125। तो यहाँ पे क्या है, पति द्वारा क्रूरता की गई है, पति के घर वालों द्वारा और उसके द्वारा दहेज की मांग की गई है। तो इसके लिए पत्नी ने क्या एफआईआर दर्ज करवा दी 498 ए के तहत। अब वो अलग रह रही है। अलग इसलिए रह रही है क्योंकि ये लोग दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी क्या है, ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती, तो अलग रह रही है। तो सीआरपीसी 125 के तहत उसके पास ये शक्ति है कि भरण पोषण की मांग कर सकती है। फिर आता है टाइटल, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता। यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टोरी ली है कि आमतौर पर सीआरपीसी 125 के केसों की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो आवेदक गण की ओर से निम्न निवेदन है। आवेदक गण कौन हो गए? पत्नी और बच्चा। पहले पैरा में आप स्टार्टिंग से बताएंगे कि कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। तो कहानी कहां से शुरू होती है? हमेशा शादी से होती है कि आवेदिका आराध्या जो है इसका विवाह अनिमेश के साथ इस तारीख को हुआ था। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सी विधि से शासित होते हैं। भाई मुस्लिम विधि से होते हैं, हिंदू विधि से होते हैं, क्रिश्चियन विधि से होते हैं, कौन सी विधि आपके ऊपर कोर्ट लगा दे। तो हिंदू रीति रिवाज से 7 भावर पढ़कर अर्थात 7 फेरे पढ़कर स्थान बता दीजिएगा कहां से शादी हुई है। तो वृंदावन गार्डन भोपाल से हुई थी। तभी आवेदिका अनावेदक की जोजियत में रहती चली आ रही है। अब कोई बच्चा है तो सेकंड पैरा में आप ये बताएंगे कि आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 1 के संसर्ग से अर्थात सेक्स, संभोग, इंटरकोर्स कुछ भी कह लीजिए। तो इससे क्या है, दिनांक 27/4/2019 को आवेदिका ने एक पुत्र को जन्म मायके में दिया। ये भी बताइएगा कि जन्म कहाँ दिया था। आमतौर पर पत्नी क्या है ये प्रूफ करने में लगी रहती है। एक्चुअली पत्नी प्रूफ नहीं करती, उसके वकील साहब प्रूफ करते हैं कि बच्चे का जन्म तो मायके में हुआ था। क्यों करते हैं? जैसे सिंपैथी मिल सके कि पति तो भाई शुरू से ध्यान नहीं दे रहा, बस यहाँ पे संसर्ग कर लिया, मतलब सेक्स कर लिया, फिर प्रेग्नेंट है, बच्चा हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है पति को, वो तो अपने में लगा रहता है। तो इस लाइन से क्या है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जो सही है आप वही लिखिएगा। तो यहाँ पे सही बात ही लिखी है कि मायके में जन्म हुआ था बच्चे का। यदि आप झूठ लिख देते हैं और पति ऐसे कोई डॉक्यूमेंट लेके आ गया हॉस्पिटल के कि इलाज उसने ही करवाया था, इलाज का खर्चा भी उसी ने दिया था, जो भी डिलीवरी हुई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे सब खर्चा उसी ने उठाया था, तो फिर आपकी बात यहाँ पे झूठी पड़ जाएगी। ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि पति शुरू से ही ध्यान नहीं देता। तो बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विवान है, और बच्चा क्या है, आवेदिका के साथ निवास कर रहा है। अब थर्ड पैरा से आपकी स्टोरी चालू होती है कि विवाद कब स्टार्ट हुआ। यह कि आवेदिका को अनावेदक के द्वारा शादी के कुछ समय तक अच्छे से रखा गया। उसके बाद अनावेदक द्वारा कम दहेज